हम आपको अपने एजुकेशन चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। और इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया जाए कि वो किस तरह इमिग्रेशन पे कनाडा जा सकते हैं। पहला हमारा टॉपिक, यानी पहले हमने जो स्ट्रीम ली है वो कनाडा की ली है। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसमें जो और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। लेकिन कनाडा की मुतालिक सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आजकल सबसे जो बज़वर्ड आपको सुनने को मिलेगा वो कनाडा ही जाने का है। और कनाडा वाकई बहुत ही उम्दा कंट्री है हर लिहाज से। तो हमारा इसका मेनली पर्पस यही है कि आपको एजुकेट किया जाए, एम्पावर किया जाए, आपके पैसे बचाए जाए। क्योंकि करेंसी हमारी पाकिस्तान की इतनी डिवेल्यू है कि फिर हमें, अब तो बहुत से हमारे जो लोग हैं यंग एज में, 35 साल 40 साल भी, उनके पास भी इतना पैसा नहीं हो पाता कि वो चीज़ों को अवेल कर सकें। तो इमिग्रेशन लेने के डिफरेंट रूट्स हैं, एक्सप्रेस एंट्री है जैसे कि। तो ये भी एक रूट है। एक रूट तो मैंने विजिटर वीज़ा ही बताया आपको कि आप वहाँ जाके वर्क परमिट, वो वर्क परमिट भी इतना आसान नहीं होता। अगर आपके पास कुछ पैसे अफोर्ड कर सकते हो तो हम आपको एजुकेट ये कर रहे हैं कि आप बजाय कंसल्टेंट को एकदम से 4 लाख 5 लाख रुपए दे दें, आप खुद इतने एजुकेट हो जाएं कि वो अमाउंट आपका शेयरिंग को के कम हो जाए, निगोशिएटिंग पावर बढ़ जाए, और आप हेल्प फिर भी ले लें, लेकिन आप उस लेवल की ना लें जिसमें कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हों। क्योंकि ये डॉलर के हिसाब से बड़ा मसला बन गया है। अब जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रीम्स अलग अलग दो किस्म के वीज़े, स्टूडेंट वीज़े। क्योंकि इस एसडीएस यानी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, और एक है नॉन एसडीएस। मैंने आपको बता दिया था कि एसडीएस जो है वो बहुत ही एक लिहाज से बेहतर है, क्योंकि इसका जो है प्रोसेसिंग टाइम भी कम है। और इसकी फीस तो खैर वही $150 है, 150 कैनेडियन डॉलर है। लेकिन 200 ज़रब करें तो ठीक ठाक ही हो गई। और उसके बाद इसका टाइम कम है। टाइम इतना कम है कि 3 से 4 हफ्ते में आ जाता है, बाज़ों का और भी जल्दी भी आ जाता है। डिपेंड करता है कि आपने डीएलआई यानी डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट जो उनमें दाखिला लिया है, आपने सारी कंडीशन पूरी की हैं। तो वो क्या कंडीशन है सारी कुछ तो मैंने इनिशियली बता दी थी जनरलाइज वे में, लेकिन क्या कंडीशंस हैं इन कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर एसटीएस स्ट्रीम, यानी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, वो क्या है स्पेसिफिक, जो कि ये भी तकरीबन क्या बल्कि मस्ट हैं, ज़रूरी है। अब इसमें हम जाते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पे। यहाँ पर देखें, आप खुद भी देख सकते हैं। मैं इसीलिए कनाडा की साइड पे जाता हूँ, वाइडस हर वक्त यहाँ पे होता है। हम अपना कोई आपको नहीं कह रहा है कि हमारे उसमें देखें, क्योंकि ये लेटेस्ट होती हैं। और याद रखें कि ना ये हमारी बोलना और ना ही ये इनकी साइट कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन है, और ये चेंज होती रहती है। तो बेहतर है कि आप किसी एक कंसल्टेंट की साइट को सुन लें, पढ़ लें, और उसके बाद जो है उसी पे भरोसा करके चल पड़े, वो भी ठीक नहीं है। आप अगर पढ़े लिखे तो हैं, क्योंकि आप स्टडी का मतलब ही ये है कि आपने पढ़ा तो है ना यहाँ पर। और अगर आपने अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है 4 साल, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए बात है कि आप जो है एसडीएस में जाएं। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप कोई थेरापी साइड पे हो, आप कोई स्पेशल एजुकेटर हो, आप प्रोफेसर हो, आप इवन एमएससी हो और स्कूल में पढ़ा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, इसमें बहुत बड़ी जो एडवांटेज हमें ये है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में पहली ये है कि आप इन कंट्रीज में रहते हो। अब इसमें देखें, आप शुक्र करें कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। यू शुड बी लीगल रेजिडेंट लिविंग इन द वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अब आप इस पे लोग गौर नहीं करते कि लिखा हुआ है कि लीगल रेजिडेंट। लोग समझते हैं मैं तो पाकिस्तानी हूं ना, मैं कहीं भी रह रहा हूँ तो पाकिस्तानी, ऐसा नहीं चल रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लीगल रेजिडेंट का मतलब ये है कि आप उसी मुल्क में रह रहे हो जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, उस वक्त जहाँ रह रहे हैं वहाँ के, जहाँ के, मतलब ये कि एक आदमी जो है अपने बच्चों के साथ, और वो उसके बेटे दुबई में पढ़ रहे हैं और वहीं पर वो रह रहा है, और वो है पाकिस्तानी। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो जो है ना वो पाकिस्तान में के हिसाब से एलिजिबल हो जाएगा। उसको रेजिडेंसी जो है प्रूव करनी होगी कि पाकिस्तान में है। आप देखें कि यहाँ पर हम देखें कहाँ है, यूई कहाँ है, नहीं है ना। तो अगर आपने यूई से अप्लाई कर दिया कि मैं तो यूई में रहता हूँ, तो आपको इसमें एलिजिबल ही नहीं है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आप इस पे गौर करें। ये बहुत कम लोग ये बात बता रहे हैं। आप जनरलाइज वे में चीज़ें बताते हैं, एसडीएस ले लें, पाकिस्तान से ले लें, मगर ये जो बारीकी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यू मस्ट बी ए लीगल रेजिडेंट। सिटीजनशिप अलग होती है, लीगल रेजिडेंट अलग होता है। अमेरिका कनाडा में तो
लीगल रेजिडेंट बिल्कुल अलग है, सिटीजन ऑफ कनाडा होना बिल्कुल अलग है। लीगल रेजिडेंट अमेरिका में आप स्टेट में होते हैं। मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क में आप रहते हैं और आप अपने बच्चे को दाखिला कराते हैं साथ में पड़ोस में फिलाडेल्फिया में या पेंसिल्वेनिया में, तो आपको जब पेंसिल्वेनिया में फीस लगेगी यूनिवर्सिटीज़ की, वो आपको ऐसे लगेगी जैसे कि आप फॉरेन स्टूडेंट हैं, और आपकी फीस जो है ना 10-12 गुना हो जाएगी। रेजिडेंट की फीस अगर $10 है, एक ज़माने में थी $100, तो आपकी फीस जो है दूसरे स्टेट में 800, 900, $1000 पर क्रेडिट आवर हो जाएगी। तो ये फर्क है। आप रहे तो यूएस सिटीजन ना, सिटीजन तो आप यूएस का ही है ना, लेकिन ये रूल जो है ये रेजिडेंट का ही है, प्रोविंस और स्टेट पे चलता है। तो अगर आप रह रहे हैं यूई में, सऊदी अरेबिया में, तो नाम कहाँ है यहाँ पर, आप देख ले गौर से, कहाँ है नाम। इस तरह कोई चाइना है, चाइनीज रेजिडेंट नहीं है, वो चाइना का आदमी जो है मुस्तकलन तौर पे रह रहा है कहीं और, किसी भी तरह के तौर पे रह रहा है, वो पढ़ने के लिए गया हुआ है, अपने अम्मा अब्बा के साथ रह रहा है और रह रहा है कहीं और, तो वो फिर इसमें काउंट नहीं हो रहा कि चाइना वाला जो था वो फिलिपाइन में रह रहा है, तो ठीक हो गया। लेकिन चाइना वाला अगर जो यूएई में रह रहा है या सऊदी अरब में रह रहा है या कहीं और रह रहा है, जो इसमें नाम नहीं लिखे मैंने, मैंने जो इनकी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा नहीं लिखे, तो फिर आपको नहीं एलिजिबल हुए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको इतना खोल के कोई बयान नहीं कर रहा है। हमें चूंकि तजुर्बा है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया वहाँ पर यूएसए में, तो हमें इस बात का पता था, डायरेक्ट हम इम्पैक्ट आया था हमारे ऊपर इन चीज़ों का, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर आपको जो है ना ये डीएलआई इंस्टीट्यूट पे ही दाखिला लेना ज़रूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं हाइपर लिंक पे नहीं जा रहा, आप चाहें तो जा सकते हैं, इसको हम अलग से बताएंगे आपको। फिर इसके बाद आपको ये कि लिव आउटसाइड ऑफ कनाडा, बाहर होना चाहिए कनाडा से। प्रूफ यू हैव पेड योर ट्यूशन फी फॉर द फर्स्ट ईयर। अब देखें, ज़्यादातर इस यूनिवर्सिटी सबको पता है और कहते भी लोग रहते हैं यार एक सेमेस्टर की फीस दे दो, बच्चा बाकी खुद निकाल लेगा। निकाल तो लेगा, वीज़ा नहीं मिलने वाला, तो कहाँ से निकाल लेगा। वीजा जब मिलेगा जब पूरे एक साल का पेमेंट करोगे आप उन यूनिवर्सिटीज में जो कि डीएलआई हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अप्रूव्ड हैं। तो आप जो है ना किसी की बातों में ना है कि यार वो खर्चे की फिक्र नहीं करो, एक सेमेस्टर की दे दो, और पूरा पढ़ा नहीं ठीक से, जब वीजा के लिए अप्लाई कर दिया तो वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो बात यह है कि ये इस तरह का कोई काम ना करें, पढ़ें डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की साइट। और फिर ये जीएसआई जो है ये सर्टिफिकेट आप पेमेंट करें $10,000 और ख़रीदें। ये पैसा ज़ाया नहीं हो रहा है, ये आपको वहाँ मिलता है। पहले हम आपको इसका ब्रेकअप भी अलग बताएंगे, लेकिन ये कि ये आपको किस्तों में अगले 10 महीने 11 महीने तक मिलता रहता है। शुरू में थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं और उसके बाद 600 या $650 पर मंथ देते रहते हैं, तो आपका खर्चा मीट होता रहता है। और बहरहाल इसमें ये तो फायदा है ना, इसमें अगर इस टीम में जाते हैं कि आपकी स्पाउस जो है उसको जो है वो मिल गया, वर्क परमिट मिल जाता है, वो अलग बताएंगे। तो आप जो है ना ये देखें कि आप जो अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो कौन आदमी ज़्यादा फिट है फॉर टेकिंग द पोस्ट ग्रेजुएशन, ज़्यादा सस्ता भी है। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मैं मैनेजमेंट में ले लूँ, वहाँ इंजीनियर हैं, मिल तो जाना है, लेकिन सवाल ये है कि फिर उसकी फीसें बहुत हैं। लेकिन एक आपकी जो है वाइफ अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है और उसी में वहाँ पर वो जा करके दाखिला ले लेती है एमएस में या एजुकेशन टेक्नोलॉजी में या कोई और स्पेशलाइजेशन में 1 साल का डीएलआई में, अगर वो डेंटल सर्जन है तो डेंटिस्ट्री की किसी लाइन में 1 साल का कोर्स ले लेती है, तो फिर उसको आप आगे बढ़ाएं और आप जा करके वहाँ काम कर लें, तो ये कितना बड़ा फायदा है, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। तो ये मत समझें कि यहाँ पर मेल शेविनिस्टिक हमारी जो थ्योरी है ना उसको अप्लाई ना करें, यहाँ पर मेल शेविनिज्म पे मत करें। आप देखें कि कौन ज़्यादा इजीली कैन गेट दी वीज़ा, खाली दाखला नहीं लेना है, वीज़ा भी लेना है। तो अगर आपकी वाइफ ज़्यादा जो है क्वालिफाइड है और उसका एक्सपीरियंस है अच्छा, उसको छुट्टी आसानी से मिलेगी, वो किसी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में प्रोफेसर हैं, तो यार प्रोफेसर का मतलब ये नहीं है कि इतनी ओल्ड एज में, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, कुछ भी हैं, तो लैब इंजीनियर हैं, तो वो उनको देखें कि अगर वो ज़्यादा एलिजिबल है तो आप मत करें कि आप जो हैं एमए हैं अंग्रेजी या उर्दू में, जोग्राफिया तारीख में, तो आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ पीएचडी करने, वो आपको बहुत मुश्किल है कि वीज़ा मिलेगा, क्योंकि आपका प्रोफाइल पीछे का यहाँ का अच्छा होना चाहिए कि यू विल कम बैक हियर। तो इसमें जो है ना ये थोड़ा सा जहन में रख लें, जो हमारे जहनों में तो ये आता ही नहीं है ना कि वो लेडीज़ ने भी कुछ जाके करना है, वो तो अपना ही दिमाग लगाते हैं ना कि मैं ही करूँगा। तो
ऐसे केस होता है। मैंने खुद जब कनाडा का लिया था, छुपाने की क्या बात है, तो वो मुझे वो कह रहा था वीजा ऑफिसर कि योर वाइफ इज मोर मोर क्वालिफाइड देन यू। तो बात ये है कि तो खैर मैंने मिला, मुझे मैं भी था, लेकिन उसने कहा तो ना, तो ये असेस कर लें कि आप में से कौन ज्यादा क्वालिफाइड है। अगर आपकी भाई पीएचडी है, उनको अप्लाई कराएं, वो कुछ और वहां पर करें एक और, या एमएस है तो उसमें करें। अगर स्पेशल एजुकेटर हैं और आप जो है ऑर्डिनरी एमए हैं, एमएससी हैं, तो स्पेशल एजुकेशन, जाहिर है कि स्पेशल बच्चों की हमारे यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है ना पाकिस्तान में, जीरो है यहाँ तो, निगेटिव है ना हमारे यहाँ। वहाँ तो बहुत अहमियत देते हैं ना उन चीज़ों को, तो उनको कराएं। वो हम अलग बनाएंगे उनके लिए, मैं एनओसी पे बनाऊंगा अलग अलग, फिर पुलिस सर्टिफिकेट पे बात करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको एग्जामिनेशन जो क्वालिफाइंग लैंग्वेजेस टेस्ट भी आपको लेने हैं, तो इस पे अलग अलग बना देंगे। आप चाहें तो यहाँ के जाके के ले लें। हु इज नॉट एलिजिबल, तो ये देखें, इफ यू लिव एनीवेयर अदर देन वन ऑफ द कंट्रीज लिस्टेड अबव, इवन इफ यू आर ए सिटीजन ऑफ द कंट्रीज अबव, यू मस्ट अप्लाई थ्रू द रेगुलर स्टडी परमिट एप्लीकेशन। रेगुलर स्टडी परमिशन जो है 3-4 महीने में मिलता है, और इसमें बहुत ही अप्रूवल रेट बहुत कम होता है। क्या लिखा है, इफ यू आर एनीवेयर अदर देन वन ऑफ द कंट्रीज लिस्टेड अबव, ठीक है, कहीं और रह रहे हो, इनमें नहीं रह रहे हो। इवन इफ यू आर सिटीजन ऑफ द कंट्रीज, यानी पाकिस्तानी सिटीजन हो, यूएई में रह रहे हो 5 साल से, जॉब की वजह से, अम्मा अब्बा की वजह से, तो आपको ये डायरेक्ट स्ट्रीम में नहीं मिलेगा वीज़ा। आपको रेगुलर में जाना है, और रेगुलर वाला जो है उसमें बहुत टाइम लगता है और वीजे का रेट बहुत कम है। तो ये बात को समझ लें। इफ यू लिव अनदर कंट्री, और इफ यू डू नॉट मीट द एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर फास्ट प्रोसेसिंग, खुद ही लिख दिया ना, फास्टर, यू मे स्टिल बी एलिजिबल फॉर स्टडी परमिट थ्रू द रेगुलर। तो ये सब पे हम अलग अलग जाएंगे, अलग अलग जाएंगे। प्रूफ ऑफ फुल पेमेंट आपको देना है, यानी आपने दाखिला लिया है तो वहां से कोई कागज आपको तो दायरे मिलता ही है ना, तो पेमेंट का भी चाहिए। फिर ये जीआईसी आपको खरीदना है बैंक से, वो बैंक भी इन्होंने बताए हुए हैं कौन से बैंक्स हैं, वहाँ के अप्रूव्ड बैंक्स हैं, उन बैंक से आपको लेना है। और यहाँ के बैंक से उनका लिंक भी है, बैंक के बैंक ट्रांसफर होगा। इसको कोई भी इलीगल तरीके से मनी ट्रांसफर करके करने की कोशिश मत करें, वरना बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देखो फिर ये आपको मिलेगा कि इनिशियल लमसम जो है आपको वापस अराइवल पे दे देंगे, वो शायद 2,000 होता है, और 10 से 12 महीनों में बाकी बाई मंथली इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे, ओवर टू हर दूसरे महीने बाई मंथली आपको मिलता रहेगा। इफ योर बैंक और जीआईसी डज नॉट मीट दिस क्राइटेरिया, यू वोंट बी एबल टू अप्लाई। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर जीआईसी, देखो सारे बैंक दिए हैं, देखो सारे बैंक दिए हैं, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। ये देख लें आप, सारी साइटें आ गई, देखो। अब देखिए ना, इसमें बहुत अच्छे बैंक हैं, बीएमओ है, और फिर देखिए हबीब बैंक कैनेडियन, तो ये यहाँ पर आपको पाकिस्तान के लोग मिल जाएंगे। हबीब बैंक कैनेडियन, इसकी ब्रांचेस कई हैं वहाँ पर, टोरंटो में भी है, और मिसिसागा में भी है, और अच्छा बैंक है, मेरा भी इसमें अकाउंट था। आईसीआई बैंक है, और फिर आरबीसी है, बीएमओ तो था ही, टीडी बहुत बड़ा बैंक है, बीएमओ बहुत बैंक है, स्कॉशिया बहुत बड़ा बैंक है। तो ये देखें आप, ये सारे बैंक बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, ये सब यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। एचएसबीसी है, आईसीआई है, तो ये सारे हैं। आरबीसी जो है रॉयल बैंक। तो आपको जो बहुत ज़्यादा मिलेंगे ना, जाते ही आपको पता हो जाएगा, आपके दोस्त बता देंगे, रिश्तेदार। टीडी है, आरबीसी है, बीएमओ है, ये बड़े कॉमन बैंक हैं कनाडा के। इनमें खोल लें, किसी में खोल लें, हमें तो इससे कोई मतलब नहीं। अभी मैं कैनेडियन, लेकिन जिनकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं वहाँ पर, सीआईबीसी भी बड़ा बैंक है, तो इस तरह के किसी में आप खोल लें। मेडिकल एग्जाम, पुलिस सर्टिफिकेट, ये आपको लेना है। मेडिकल एग्जाम को आपको ये बताएंगे खुद ही, ठीक है। तो इसके ऊपर मेडिकल पे मैं अलग करूंगा, आपको यहाँ देखना है तो आप देख लें। हु नीड्स पुलिस सर्टिफिकेट, फाइंड आउट मोर। ये देखिए, ये सब लैंग्वेज टेस्ट चाहिए। ब्रिंग योर स्पाउस और पार्टनर विद यू टू कनाडा, उनको जो है, योर स्पाउस may also be able to get faster processing on a visitor visa, work permit, study permit। तो ये देखिए, मैंने आपको दिखा दिया। अब इस पे हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग भी बना दूंगा, ताकि किसी को अगर डायरेक्ट देखना हो, उसकी हेडिंग लगी हुई होगी कि
आपको जीआईसी के बैंक कौन से हैं, डीएलआई कौन कौन से हैं, और आपके जो लैंग्वेज है वो टेस्ट के स्कोर्स क्या हैं। वैसे बता देता हूँ कि 6 स्कोर मांगते हैं कम से कम, हर एक में 4 जो है ना, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और जो अभी है उसके 4 में मांगते हैं। 6 6 होना चाहिए, अगर किसी में 5.5 होगा तो नहीं मिले, एवरेज 6 होना चाहिए, उससे अच्छा हो तो बेहतर है। लेकिन ये नहीं होगा कहीं 6.5 है और कहीं 5.5 है, साढ़े, तो आपको फिर से देना पड़ जाएगा। अब वो आप देखना पड़ेगा कि आइल्स की या किसी की क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उसी में देना है या पूरा रिपीट करना है, वो चेंज करते रहते हैं। तो ये आज हमने आपको क्या बताया, आज हमने बताया कि DSDS में कौन अप्लाई कर सकता है, उसका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें ये सारे पॉइंट क्लियर किए हैं। लेकिन ये जो चीज़ है इसमें बहुत सी जो अंदर आई है इंफॉर्मेशन, वो दोबारा से आपको मैं अलग अलग बताऊंगा, यानी डीएलआई अलग बताऊंगा, लैंग्वेज का भी अलग बताऊंगा, और उसके अलावा आपको कौन कौन से जो कंट्रीज हैं उनकी भी अलग बना दूंगा, ताकि अगर आपको डायरेक्ट चेक करना हो तो उसको भी। लेकिन ये रेगुलर स्टडी परमिट की भी बिल्कुल अलग बनेगी। लेकिन कोशिश करें कि एसडीएस करें, रेगुलर स्टडी परमिट में चांसेस बहुत कम होते हैं। और फिर ये देख लें कहाँ से हम आपको बता रहे हैं, ये कैनेडियन गवर्नमेंट की साइट है, ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये पब्लिक के लिए है, और ये कोई इनका ना जिम्मा है ना हमारा जिम्मा है, और ये सिर्फ गाइड है, और आपको समझाने के लिए है, पढ़ाने के लिए है, एजुकेट करने के लिए है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसको शेयर कर दें, अच्छा लगे तो लोगों को बता दें। और ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एफर्ट है।